बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट विषय पर चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों का संचालन एवं दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति अपने भोजन में 55 से 65% ऊर्जा कार्बोज से ही प्राप्त करता है। कार्बोज पोषक तत्व का अगर हम रासायनिक संगठन देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है। इसकी आधारीय रचनात्मक इकाई शर्करा है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी वही होता है बच्चों जो पानी का होता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु अर्थात 2:1 होता है। इसका सामान्य सूत्र देखें तो CH2O होता है। इसके संगठन में हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है। इसका ऊर्जा मूल्य 4 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, अर्थात 1 ग्राम कार्बोज प्रज्वलित होकर 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये 2 प्रकार से होता है। पहला भौतिक आधार पर या भौतिक विशेषताओं के आधार पर। इसके 2 भाग हैं वापस, शर्करा और अशर्करा। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं बेटा। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरे हैं डाइसैकेराइड्स, तीसरे हैं पॉलीसैकेराइड्स। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों ही आधार पर जो हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया है उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं या डिटेल में उसकी चर्चा करते हैं। भौतिक आधार पे हमने इनके 2 भाग बताए हैं, पहला शर्करा और दूसरा अशर्कराएँ। शर्कराएँ जो होती है वो क्या होती है बेटा, उसके बारे में जब मैं बताऊंगी तो ये है कि ये स्वाद में मीठी होती है, प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती है। फल में, सब्जियों में, शहद में, गुड़ में, शक्कर में आदि से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये जल में घुलनशील होती है, ये रवेदार होती है। ठीक है बच्चों, शर्करा के गुण पता चला। अब अशर्कराएँ देखते हैं। अशर्कराएँ क्या होती है, पाउडर के रूप में होती है, स्वाद रहित होती है, ये जल में अघुलनशील होती है। कुछ शर्कराएँ ठंडे जल में अघुलनशील होती है, परंतु गर्म जल डालने पर ये फूल जाती है और इसके चारों ओर सेलुलोज की सुरक्षा दीवार होती है, वह भी टूट जाती है। टूटने पर स्टार्च के कण जो होते हैं वो पानी को अवशोषित कर लेते हैं और वह फूल जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। इस क्रिया को जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। आई बच्चों समझ में, जिलेटिनाइजेशन क्या है? गर्म पानी में स्टार्च के कण जो है पानी को सोखकर जब वह फूल जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं और जेल बनाते हैं पानी के अंदर, तो उसे जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। इसे हम पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, पेड़ पौधों के फल, जड़, बीज और तने में ये उपस्थित होता है। इन शर्कराओं का अणुभार जो होता है बहुत अधिक होता है। इसका अगर हम सामान्य सूत्र देखते हैं C6H10O5 होता है, O5 होल M होता है। इसके रवे नहीं बन सकते हैं बेटा। आया समझ में अशर्कराएँ? अब रासायनिक आधार पर हमने जो शर्कराओं का विभाजन कार्बोहाइड्रेट का जो विभाजन किया है वह इस प्रकार हो सकता है, जैसा मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। अब सबसे फर्स्ट हम मोनोसैकेराइड्स को लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है। मोनोसैकेराइड्स 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोनो प्लस सैकेराइड्स। मोनो का अर्थ होता है एक और सैकेराइड्स का अर्थ होता है शर्करा। अर्थात मोनोसैकेराइड शर्करा के केवल एक अणु होते हैं।
पाचन क्रिया के उपरांत सभी कार्बोज उसी शर्करा के सरलतम रूप में बदल जाते हैं। मोनोसेक्राइड जो पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। इनमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सोस भी कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स के भी मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला है वह शर्करा जिसमें अल्डिहाइड समूह होता है अर्थात CHO ग्रुप, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज आदि। दूसरी वे शर्कराएँ जिसमें कीटोन समूह होता है CO, जैसे फ्रुक्टोज और सार्बोज आदि। ठीक है बेटा, अब इनकी एक एक चीज़ पर अपन चर्चा करते हैं। मोनोसेक्राइड्स में सबसे पहले अपन ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे सरलतम शर्करा की इकाई है। इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। ये प्रकृति में व्यापक रूप से में विद्यमान होती है और रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त दूसरी हम लेते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये सबसे अधिक मीठी होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रुक्टोज की मिठास 2 गुना अधिक होती है। फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र भी ग्लूकोज की भांति ही C6H12O6 होता है, परंतु इसकी रासायनिक संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड समूह होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन समूह होता है। इसके रवे कठिनाई से बनते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और बताती हूँ तुम्हें कि जो फ्रुक्टोज है उसको अगर जो रिसर्च से ये पता चला है कि मधुमेह के रोगियों को ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रुक्टोज ज़्यादा फ़ायदेमंद और लाभकारी होती है, क्योंकि फ्रुक्टोज का शोषण भी आसानी से हो जाता है या शीघ्रता से होता है और पेशेंट्स को लाभ पहुंचाता है। तीसरा हम लेते हैं गैलेक्टोज। पोषण की दृष्टि से गैलेक्टोज का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये बहुत ही उपयोगी कार्बोज है, परंतु प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होती और ये अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रण के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं डाइसेक्राइड्स पर। डाइसेक्राइड्स वह सेक्राइड्स होती है जो 1-2 मोनोसेक्राइड्स अणुओं के मिलने से बनती है। ठीक है, डाइसेक्राइड्स में एक अणु ग्लूकोज या एक अणु गैलेक्टोज होता है तो लैक्टोज बनती है। इसी तरह 2 अणु ग्लूकोज रहते हैं तो माल्टोज बनते हैं और एक अणु फ्रुक्टोज हो और एक अणु ग्लूकोज हो तो सुक्रोज बनता है। अब थोड़ा सा हम डाइसेक्राइड्स की एक एक चीज़ के बारे में या इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जो रासायनिक फार्मूला है वो C12H22O11 होता है। ये जल में घुलनशील होती है। पाचन क्रिया के द्वारा ये सरलतम इकाई मोनोसेक्राइड्स में परिवर्तित हो जाती है। ये स्वाद में मीठी होती है। डाइसेक्राइड्स की प्रत्येक शुगर जो है उनकी शर्करा या मिठास में अंतर होता है। सबसे पहले सुक्रोज, अपन सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज जो है ये गन्ने की शर्करा कहलाती है। प्राप्ति के साधन के आधार पर इसे चुकंदर की शर्करा या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं और अल्प मात्रा में ये फल, शहद और कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों में भी पाई जाती है। जब सुक्रोज पे सुक्रेज एंजाइम्स की क्रिया करते हैं तो ये टूटकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रुक्टोज का देती है। और इसी प्रकार सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी हमें एक अणु ग्लूकोज एक अणु फ्रुक्टोज मिलता है। सुक्रोज की अगर विशेषता देखते हैं तो ये जल में घुलनशील होती है, ये रवे के रूप में मिलती है, ये औद्योगिक विधि से बहुत अधिक स्तर तक बनाई जा सकती है। इसका पाचन के उपरांत
ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाती है। अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में अगर इसे गर्म किया जाए तो इसमें बराबर मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण का निर्माण होता है और इस मिश्रण को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अब माल्टोज पर आते हैं बेटा। दूसरी शुगर है माल्टोज को माल्ट शुगर या जई शर्करा भी कहते हैं। ये अंकुरित अनाजों से बनाई जाती है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होती। स्टार्च पर एंजाइम की क्रिया से इसे बनाया जाता है। माल्टोज टूटकर ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करती है। इस प्रकार अनाज के स्टार्च का पाचन होता है तो सबसे पहले माल्टोज में परिवर्तन होता है, फिर माल्टोज जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। अब आ जाते हैं बेटा लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर मिल्क में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होती है। ये गाय, भैंस और बकरी के दूध में अधिक मात्रा में पाई जाती है। गाय के दूध में ये 4.5 से 5% उपस्थित होती है और माँ के दूध में ये 6 से 7% उपस्थित होती है। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत में नहीं प्राप्त होती है। ये स्तनधारियों या स्तन ग्रंथियों में लैक्टोज का निर्माण रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के संश्लेषण के कारण होता है। लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का बनता है। अच्छा, अब हम लैक्टोज की विशेषताएं देखते हैं। तो लैक्टोज को हम देखते हैं तो ये जल में थोड़ा कम घुलनशील होता है। अन्य शर्कराओं की अपेक्षा भी कम मीठा होता है। इसके रवे भी आसानी से नहीं बनते। अब हम पॉलीसैकेराइड्स को देखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं। वनस्पति जगत में स्टार्च प्राप्ति का मुख्य साधन होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन आते हैं। 3 से अधिक शर्करा, सरल शर्करा की इकाइयाँ इसमें पाई जाती हैं। मतलब जब मोनोसैकेराइड्स की 3 या 3 से अधिक इकाइयाँ मिलकर इन पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करती हैं। पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड्स सकते हैं। स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन है, सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है बेटा, पैक्टिन है और हेमीसेल्यूलोज है। सबसे प्रथम अपन चर्चा करेंगे स्टार्च की। स्टार्च वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। अनाजों में 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है। जड़ और तने वाली सब्जियों में 20 से 35% तक स्टार्च होता है बेटा। सूखे बीज जैसे मटर है, सेम है, ग्वारफली, इसमें 40% तक स्टार्च होता है। अच्छा, स्टार्च की हम विशेषता देखें तो ठंडे जल में अघुलनशील होता है, परंतु उबलते जल में ये पानी को अवशोषित कर अपने भीतर अवसाद कर लेते हैं और फूल जाते हैं। फूलने के कारण मुलायम हो जाते हैं। फूलने के कारण इनकी दीवारें फट जाती हैं। इसका एक कोलाइड घोल तैयार होता है जिसे हम जेल कहते हैं, जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। उबले हुए जो स्टार्च होते हैं उनका पाचन भी आसानी से होता है। स्टार्च जो होता है वो स्वाद रहित होता है और सफ़ेद पाउडर के रूप में पाया जाता है। इसका अणुभार भी अधिक होता है बच्चों। इसका अगर सूत्र देखें तो ये C6H10O5 होता है। स्टार्च में मुख्यतः अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना होता है। स्टार्च का सबसे सरलतम रूप जो होता है वो ग्लूकोज होता है। स्टार्च ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य साधन भी होता है। अच्छा, स्टार्च सबसे अधिक पौधों के बीजों में पाया जाता है। स्टार्च को अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो अलग अलग माध्यम से प्राप्त स्टार्च के कण अलग अलग आकार, रूप, रचना और चिन्ह इसमें दिखाई देते हैं। अब बेटा स्टार्च के बाद हम आ जाते हैं डेक्स्ट्रिन पे। डेक्स्ट्रिन ये भी पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। ये भी स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है।
उदाहरण के लिए जब हम रोटी पकाते हैं तो आपने देखा होगा कि लाल भूरे रंग में सिकती है, या फिर जब हम चावल को भूनते हैं तो वो भी भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल का रंग परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है बेटा? डैक्स्ट्रीन है। ताप के संपर्क में आकर स्टार्च क्या होता है? डैक्स्ट्रीन में बदल जाता है। अच्छा, अब अपन आते हैं ग्लाइकोजन पर। ग्लाइकोजन को प्राणीज कार्बोज भी कहते हैं। ये पेड़ पौधों में पूर्णतः अनुपस्थित होता है। जीवित मानवों एवं जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में यह पाया जाता है। जब अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण लिया जाता है, पाचन क्रिया के बाद अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। अच्छा, जब हम अधिक मात्रा में हमारे रक्त के द्वारा ग्लूकोज अवशोषित कर लिया जाता है तो हमारे रक्त में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है बाद में किसमें? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। और जब भी हमें इसकी आवश्यकता होती है, जैसे हमने उपवास किया है, व्रत किया है, कोई बीमारी है, यात्रा के कारण अगर हमें भोजन नहीं मिल पाता तो यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन क्या होता है? जमा होता है। इसमें से 350 ग्राम ग्लाइकोजन मांसपेशियों में होता है और 200 ग्राम जो होता है यकृत में होता है। ग्लूकोज की 5000 से 10,000 इकाइयाँ मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। आया बच्चों समझ में? अच्छा, ग्लाइकोजन के निर्माण में फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज भी भाग लेते हैं। अच्छा, आगे मैं बताती हूँ सेल्यूलोज। अब आते हैं हम सेल्यूलोज पर। सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी एवं शाखाओं वाली श्रृंखलाओं के आकार में आकर जुड़ते हैं और सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। सेल्यूलोज अनाज, दाल, फल एवं सब्जियों के छिलकों में और रेशों के रूप में विद्यमान होता है। हम देखते हैं कि जब भी पालक, सहजन, मूली आदि जो सब्जियां हैं इनको अगर हम समय पे नहीं तोड़ते हैं तो ये परिपक्व होकर पकने लगती है। पकने पर ये क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड जो होते हैं वो सेल्यूलोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ये सब्जियां क्या हो जाती हैं? कड़ी हो जाती हैं और रेशा में इसमें स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगते हैं। सेल्यूलोज जो होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। मनुष्य में इसका पाचन भी नहीं होता, ये मल के द्वारा निकाल दिया जाता है, परंतु जानवरों में उनकी आंतों में सेल्यूलोज को विभक्त करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज से उन्हें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है बेटा, अब हम हेमीसेल्यूलोज पर आते हैं। हेमीसेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत ही आता है। इसमें पेंटोज, हेक्सोज, यूरोनिक अम्ल होते हैं। दाल, अनाजों के छिलकों में ये बहुतायत से पाए जाते हैं और अल्प मात्रा में सब्जियों में भी विद्यमान होते हैं। मनुष्य में हेमीसेल्यूलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि इस पर अमाइलेज एंजाइम्स क्रिया नहीं करते, परंतु आंतों को स्वस्थ रखने के लिए ये क्या होता है? आवश्यक होते हैं। ये आंतों में भोजन के अपच्य पदार्थों के साथ मिलकर बाहर प्रदान करते हैं और कब्ज को क्या करते हैं? दूर करते हैं। अब नेक्स्ट पैक्टिन। पैक्टिन जो है ये पके फलों के छिलकों एवं कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाए जाते हैं। पके फलों के छिलकों के नीचे ये उपस्थित होते हैं। जानवरों के जो हॉर्न होते हैं या खूर होते हैं उनमें भी बहुत मात्रा में मिलते हैं। इसका पाचन शरीर में नहीं होता, न ही इसका कोई कैलोरी मूल्य होता है, परंतु फल उद्योग में इसका बहुत महत्व है। पैक्टिन को चीनी या साइट्रिक एसिड के साथ मिलाकर पकाया जाता है तो जेली बनती है और जेली क्या होती है? बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं आजकल, इसलिए जेल उद्योग में
इसका उपयोग जेली बनाने के लिए किया जाता है। पैक्टिन का उपयोग दवाई निर्माण में भी होता है। बेटा, आज हम कार्बोज क्या है, इसका रासायनिक संगठन और कार्बोज के वर्गीकरण पर चर्चा की अपन ने। कल अपन कार्बोज के कार्य, कार्बोज की कमी के और अधिकता के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बेटा, समझ में आया?